नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत। आज वेडनेसडे के दिन कोलकाता से मदद करने के लिए जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट राजेश अग्रवाल साहब जुड़ते हुए इट्स बेटर टू बी लेट लिस्टेड देन ब्लैक लिस्टेड अपने बेहतरीन पीछे कोट्स के साथ जुड़ते हुए राजेश सर, गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करूंगा क्विकली। स्क्रीन पे सारे वो रीच आउट करने के तरीके दिखाते रहिएगा। मैं जल्दी जल्दी आगे इसलिए बढ़ रहा हूं क्योंकि आज इस शो में जेंसार टेक्नोलॉजीज के एमडी और सीईओ मनीष टंडन साहब भी जुड़े। अपने जो तिमाही रिजल्ट्स कल शाम को बाजार बंद होने के बाद घोषित कर रहे थे, उन पे बात करने। खैर, आई एम होपिंग वो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो रीच आउट करने के लिए जो तरीके दिए थे डायरेक्टर साहब ने, आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। मार्केट्स रखिएगा स्क्रीन पे, थोड़े दिक्कत भरे हैं भाई साहब। लार्जली दुनिया भर में फ्लैट नोट के आसपास, फ्लैट लाइन के आसपास कंसोलिडेशन का मूड लग रहा था। हम भी वैसे ही चले थे। सुबह तो सब ठीक था, उसके बाद एक डेढ़ घंटे के सेशन के बाद से एकदम से वो मुनाफा वसूली का दबाव हावी होता चला गया और उसको लीड करा निफ्टी बैंक ने। वो पॉकेट ने समीकरण बिगाड़ दिया। निफ्टी बैंक एज वी स्पीक 1% कमजोर है। ये देखिए, निफ्टी बैंक का वो कट दिक्कत कर गया और इसीलिए निफ्टी आधा % कमजोरी के साथ 19,700 की ट्रेजेक्टरी पर। कहां 19,800 प्लस का क्लोज कल और कहां 19,700 पे आके खड़े हो गए क्योंकि बैंक निफ्टी का 500 पॉइंट का फॉल। निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट आपको ब्यूटीफुली हाईलाइट कर देगी कैसे बैंकिंग स्टॉक्स को एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दबाव। आईसीआईसीआई एचडीएफसी क्या, बैंक्स और फाइनेंशियल्स ही हैं जो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, कोटक, एक्सिस जोड़ दीजिए, उसमें थोड़ा सा रिलायंस इंडस्ट्रीज का तड़का। ये सब हैवी वेट्स हैं जो दिक्कत कर रहे हैं। जो चल रहे हैं वो हरे में आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, पर ये बैंक का वेट ज्यादा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेट ज्यादा और उसके चलते प्रेशर थोड़ा सा माउंट हो गया है हमारे मार्केट्स में। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करता हूं जल्दी से। मुंबई, नोएडा और गोवा जाना है हमको आज। सबसे पहले मुंबई से रश्मि जी जुड़ती हुई। रश्मि मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। रश्मि मैम, कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? करते क्या हो रश्मि मैम मुंबई में? रश्मि मैम, थोड़ी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है, एक बार फिर से ट्राई करो। हेलो। हाँ रश्मि मैम, बोलो आप। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है लेकिन आवाज डिस्टॉर्टेड सी थोड़ी आ रही है। आप अपना सवाल पूछ डालो, इससे पहले लिंक की गड़बड़ हो जाए। आप रीपैच करिए, नहीं तो फोन लाइन पे करिए रश्मि मैम को। नोएडा जा रहा हूं, डॉक्टर रीता सैनी स्क्रीन पे। रीता मैम, गुड आफ्टरनून। अच्छा, मेरा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है एक। हाँ जी। ये डॉक्टर कौन सी वाली, पढ़ाई वाली या स्टेथोस्कोप वाली? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पीएचडी वाली। पीएचडी वाली। काय में पीएचडी करी रीता मैम? मैंने नेटवर्किंग में सर। नेटवर्किंग मतलब आईटी नेटवर्किंग है या सोशल नेटवर्किंग है? नहीं नहीं, आईटी नेटवर्किंग। हाँ, अच्छा। हाँ जी। तो रीता मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? मैं सर 1-1.5 साल से जुड़ी हूँ। और हाउ इज द जर्नी बीन? 1-1.5 साल कैसा रहा? अच्छा रहा, लॉन्ग टर्म वाला अच्छा रहा, इंट्राडे वाला अच्छा रहा, ऑप्शन वाला थोड़ा सा मेरे लिए लॉस में गया है, बट अभी रिकवरिंग जारी है। तो जब शुरू करा था उससे पहले बाजार की समझ थी, एक टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, वायदा की समझ थी या कूद पड़े? नहीं 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 नहीं, मेरे हस्बैंड करते थे तो उतनी समझ थी। वो ऑप्शंस पे कमा रहे हैं कि वो भी नहीं कमा रहे? नहीं नहीं, वो तो कमा रहे हैं बट वो लॉन्ग टर्म में है। अच्छा। मैं ऑप्शन में, लॉन्ग टर्म में, इंट्राडे सभी करती हूँ। अच्छा रीता मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल सर मेरा ये श्यामा के लिए है। ये मेरे सिरमा, पास सिरमा 400 शेयर्स हैं। सिरमा है शायद वो, है ना? जी सिरमा। जी 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 जी। हाँ, लिए हुए हाँ हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए हुए हैं डॉक्टर मैम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितना समय तो हो गया लिए हुए?
ये सर मैंने 1 साल हो गया है ऑलमोस्ट, तब लिया था। और ये मेरा 500 पे बाइंग है। तो अभी मेरा क्वेश्चन है कि मैं इसको रखूं या निकाल दूं। ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। भाई राजेश सर, गुड आफ्टरनून एक बार फिर से। सिरमा एसजीएस के साथ शुरुआत करें। 500 के भाव पे लिया, 150 रुपए का गेन है। बढ़िया स्टॉक की ट्रेजेक्टरी बनी हुई है। मुनाफा बांधूं? क्या सही समय मुनाफा बांधने का? प्रोस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट है तो होल्ड करूं? क्या करना है? गुड आफ्टरनून आशीष जी और भी महिला मित्रगण जो भी पैनल में हैं, सबको नमस्कार। सिरमा, वो आपने सही कहा, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ईएमएस की बहुत अच्छी कंपनी है। अच्छे क्लाइंट बेस है। कुछ दिनों पहले उन्होंने जौहरी डिजिटल करके एक सेम एरिया में कंपनी खरीदी थी, तो वो भी इनके नंबर्स में ऐड कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि FY24 में एक अच्छी ग्रोथ दर्ज करेंगे। लेकिन साथ ही दिक्कत यह है कि वैल्यूएशन अगर आप देखें तो पी जो है वो 180 के आसपास चल रही है। तो मैं इन्हें यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि चूंकि ये बहुत अच्छे मुनाफे में, ऑलमोस्ट 30% के मुनाफे पे बैठी हैं, तो पूरा नहीं तो कम से कम पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और गिरावट में दोबारा एंट्री कर लें। बट इस वक्त एक बार पार्शियल प्रॉफिट पूरा मत बेचें, 25% या 50% अपनी हिस्सेदारी कम कर लें, तो आपको क्या कंफर्ट भी आ जाएगा क्योंकि आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी और फिर दोबारा गिरावट होती है तो फिर ले लेंगे। थोड़े से वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं इस स्टॉक पे। कभी करेक्ट हो तो फर्दर ऐड करने का उस पैसे को डिप्लॉय कर सकते हो आप। इस समय पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। रीता मैम, लौटता हूं आपके पास। गोवा जा रहा हूं। काजल सिंह आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगी। काजल मैम, गुड आफ्टरनून। गोवा के क्या हालचाल काजल मैम? बस बढ़िया। काजल मैम, कितने समय से शेयर बाजार में हो आप? बस अभी अभी स्टार्ट किया 6 महीने पहले। और क्यों, क्या ट्रिगर बना? मतलब पहले से पसंद था, पहले से स्टडी कर रहे थे, घर पे कोई था जिसको देख के मन कर गया, या क्या रीजन था? बस हस्बैंड बोलते थे घर पे हो तो थोड़ा ध्यान दो अभी मार्केट पे। तो हस्बैंड पहले से एक्टिव है शेयर बाजार में? हाँ, वो पहले से ही है। अरे वाह। 7 साल हो गए। यार डायरेक्टर साहब, सबके शहर के विजुअल दिखा रहे हो, गोवा के विजुअल नहीं दिखा रहे हो आप। दिखाया क्या आपने? यार गोवा ही नहीं दिखाया जो देखना था सबको। खैर काजल मैम, पहला सवाल कौन सा? मेरे पास राजेश एक्सपोर्ट के हैं 300 शेयर एट द रेट ऑफ 510। तो मैं क्या करूं, मतलब काफी लॉस हो गया। ये क्यों लिया था? ट्रेडिंग के लिए लिया था? नहीं, लॉन्ग टर्म ही था। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया हुआ है। और ये पिट रहा है स्टॉक वाकई। और अब तो काफी वॉल्यूम्स के साथ पस्त पड़ा हुआ है। काफी वॉल्यूम्स पिकअप कर गए हैं स्टॉक में। राजेश सर, राजेश एक्सपोर्ट्स। देखिए, गोल्ड के बिजनेस पे है और इंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम माइनिंग टू सेलिंग समझ लीजिए सब भी है। और 82 के आसपास इनके शोरूम है। एक्सपोर्ट्स का अच्छा धंधा है, लेकिन ये ऐसी कंपनी नहीं है जिसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखा जा सके। कभी कोई मूवमेंट आती है तो ट्रेडिंग भले की जा सकती है। मैंने यही कहूंगा कि जहां भी उछाल मिले एक बार निकल जाए, भले 10, 20, 50 रुपए का नुकसान हो, लेकिन निकल जाए। और अगर ज्वेलरी बिजनेस में ही रहना है तो इससे बेहतर कंपनियां आपको कल्याण ज्वेलर्स या सबसे बेहतर मार्केट लीडर जो टाइटन है वहां रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। कोलकाता वाला पसंद नहीं आया आपको? सेनको गोल्ड का नाम नहीं लिया आपने। खैर, जो पसंद है वो मेंशन्ड है। कल्याण, टाइटन, उस तरफ स्विच करिए अगर फंडामेंटली कुछ ज्वेलरी से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड बिजनेस में एक्सपोजर लेना है तो। ये ट्रेडिंग लाइक ठीक है, अदरवाइज एग्जिट है भाई। फंडामेंटल कॉल इस पे नहीं है, एग्जिट करिए स्टॉक से। काजल मैम। रश्मि मैम, होपिंग आपकी आवाज क्लियर आएगी। सवाल पूछ डालें मैम। तो डेविस लेट में मेरा 50 शेयर है 4173 का रेट में। 4173। ये जब गिरा था तब खरीदा है या कोई और रीजन से खरीदा था? नहीं, 4400 में खरीदी थी, एवरेज करके 4100 से आई। कितने शेयर है मैम हमारे पास अंदाजन? 50 शेयर है सर। ठीक बात। राजेश सर, दिवीज लैब बीच में करेक्ट हुआ था, वैल्यूएशन स्ट्रेच थे, अब तो लार्जली कंसोलिडेशन में है। रखे रहूं क्या लॉन्ग टर्म के लिए?
देखिए, डीवीज पे आऊं उससे पहले मैं इनको एक सलाह देना चाहूंगा, जो मैंने पहले भी आपके प्लेटफॉर्म पे कई बार दी है, कि एवरेज जो करते हैं कम से कम 5-7% की जब गैप हो तभी करें। ये नहीं कि 10 रुपया टूट गया और एवरेज करने लगे तो आपको कोई एवरेज विशेष बेहतर बैठेगा नहीं। डिवीज पे आए, पहली तिमाही के नतीजे दबाव में थे। कारण ये था कि जब कंपेरेबल पिछली तिमाही के नतीजे देखे गए तो कोविड के कारण से ऊंचे बेस पे थे, इस वजह से दबाव में दिखे थे। और एपीआई में एक सबसे दिग्गज कंपनी है, मेरे ख्याल से जो भी दिक्कतें थी वो पीछे छूट गई है एपीआई सेक्टर एज ए होल की। अब धीरे धीरे ये सुधरता हुआ परफॉर्मेंस नजर आएगा। बनी रहे स्टॉक में। बने रहिए। रश्मि मैम अगला सवाल पूछिए। महिंद्रा लॉजिस्टिक का 60 शेयर है 496 का रेट में सर। 496 के रेट में 60 शेयर्स, ये है डिसअपॉइंटिंग। और राजेश सर, लॉजिस्टिक्स एज अ स्पेस ने वैसे बहुत ज्यादा मीनिंगफुल रिटर्न्स दी है, वो तो एबरेशंस अलग अपनी जगह। पर हम लोग की वो इस ग्रुप के सीईओ के साथ बातचीत हो रही थी, वो बड़े बुलिश हैं लॉजिस्टिक्स स्पेस पे। भाई इंडिया बढ़ना है तो लॉजिस्टिक्स बढ़ेगा, और वो इस धंधे को लेकर बुलिश हैं। पर ये स्टॉक कुछ कर नहीं रहा है, मेरे को तो 100-125 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या करूं? देखिए, आपने सही कहा कि लॉजिस्टिक एज ए स्पेस हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि सही कहा, इंडिया बढ़ना है तो लॉजिस्टिक बढ़ना है। और जिस तरीके से ई कॉम और ऑटो इन सब के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है लॉजिस्टिक बेहतर करेगा। पहली तिमाही के नतीजे खराब आए थे, ऑपरेशनली थोड़ी दिक्कत थी, टैक्स आउटगो ज्यादा हो गया था, इससे बॉटम लाइन में भी दिक्कत आई थी। लेकिन इस वक्त मैं इन्हें बढ़ने देने की सलाह दूंगा। हमारा जो अनुमान है इस स्टॉक में, जो टारगेट्स हैं वो 450 रुपए के हैं आने वाले 6 महीने में। तो मैं यही कहूंगा कि बनी रहें, 450 के आसपास जब आता है तो उस समय निकल जाए। हाँ, तो आपको एग्जिट मिल जाएगा हायर लेवल्स पे। डॉक्टर रीता, अगला सवाल मैम। सर मेरा अगला है प्राज इंडस्ट्री, और इसके मेरे 500 शेयर्स हैं और मैंने 350 पर इसकी बाइंग की हुई है। तो इसका भी सेम क्वेश्चन है कि रखना है या निकालना है। अरे वाह, प्राज इंडस्ट्री 350 पे खरीदा हुआ 5। ये नेटवर्किंग पड़ा था तो कोई आईटी कंपनी में दाव नहीं लगाया? प्राज खरीदा, सिरमा खरीदा, आईटी नहीं खरीदा? बस जिसमें अच्छा लगा ले लिया सर। आईटी अच्छा नहीं लगता ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, अच्छा है, आईटी अच्छा है, टीसीएस विप्रो अच्छे हैं। ठीक है। प्राज इंडस्ट्रीज मुनाफा बांधना है क्या राजेश सर? आशीष जी, ऐसा है कि जो जिस सेक्टर पे रहता है ना, उस सेक्टर की खामियां उन्हें पता रहती है, ग्रास इसलिए वो इज उससे दूर ऑलवेज रहते हैं। ग्रीनर ऑन द अदर साइड। यस, ठीक है। प्राज में अगर आए तो देखिए 50-55% की मार्केट शेयर इनकी इथेनॉल में है, और सीबीजी प्लांट्स में भी अच्छी बढ़त बना रहे हैं। डिमांड बहुत अच्छी बनी हुई है, इथेनॉल की हो चाहे सीबीजी की हो। और वैल्यूएशन भी उतने कोई बहुत स्ट्रेच नजर नहीं आ रहे। 42 की पी पे ट्रेड कर रहा है। मैं समझता हूँ इन्हें 650 के टारगेट के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। वाह, 450 पे खरीदा हुआ है मेरे ख्याल से, 350 पे। अभी तो और तेजी बनेगी मैम, होल्ड करिए स्टॉक को भी आप, बढ़िया ट्रेड्स। काजल मैम, अगला सवाल। मेरा अगला सवाल है, मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के हैं 458 शेयर्स एट द रेट 98, क्या करूं इनका? राजेश सर, क्या बहुत अच्छी रेटिंग हुई है, अभी सब हो गया, वो क्यूआईपी पैसा ऐसा रेजिंग हो गई, प्रमोटर की सेलिंग हो गई, कंसोलिडेट कर रहा है। दमखम है क्या आईडीएफसी फर्स्ट में अभी भी? देखिए, बहुत लंबी अवधि के लिए अगर इन्हें बना रहना हो तो मैं समझता हूँ बने रहना चाहिए। बट छोटी अवधि में मैं समझता हूँ 100 रुपए के आसपास आए तो वहां पे एक बार निकलना चाहिए। पहली तिमाही में नंबर्स बेहद शानदार आए थे, क्यूआईपी वगैरह हो गया है, लोन बुक अच्छी बनी हुई है, बिजनेस ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ 100 रुपए के आसपास वैल्यूएशन इस वक्त ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, तो वहां पर एक बार मुनाफा बांध ले और निकल जाए। 100 के आसपास आए, मुनाफा बांधिए। रश्मि मैम, रीता मैम, काजल मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, सीएनबीसी आवाज पे अपनी क्वेरीज पूछने के लिए। राजेश सर, इससे पहले राजेश सर का इस बार रिक्वेस्ट थी, राजेश सर आमतौर पे थर्सडे या फ्राइडे को जुड़ते हैं, सुना है थर्सडे फ्राइडे को बहुत बिजी हैं आप, इसीलिए वेडनेसडे को आज सासबो सेंसेक्स कर डाला। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? थर्सडे फ्राइडे ही नहीं, मैंने नेक्स्ट वीक भी पूरा ऑफ ले रखा है। आपको पता ही होगा कोलकाता दुर्गा पूजा चल रही है, तो ये इमोशन है दुर्गा पूजा का हमारे यहाँ कलकत्ता में। मैं तो ये कहूंगा कि कभी आप भी पधारो कलकत्ता।
ये कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों की न्यूज पे रोज आ रहा है अखबार में। एक वो डिज्नी, ये आपने खींच के भेजी ना डिज्नी वाली? गई ऑडियो लग रहा है। राजेश सर जी, ये डिज्नी वाला है, ये भी तो पंडाल, गजब के पंडाल बने हुए इस बार के। ये हमेशा गजब का ही बनाता है। पिछली बार भी मुझे याद है, मैं आवाज पे ही था। हाँ। और उस समय इन्होंने वेटिकन सिटी बनाया था रोम का, और इस बार डिज्नीलैंड बनाया है। उसके पहले पद्मावत बनाया। ये एक आइकॉनिक पूजा के हिसाब से है हमारे यहाँ कलकत्ता में। वैसे तो कलकत्ता की कम से कम 100 पूजा आइकॉनिक्स है। हाँ, एक तो पूजा नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं पूजो, बोलो पूजो। पूजो, राइट। हाँ पूजो, मेरे को करेक्ट कर रहे थे वो। कल वार्म अप के हिसाब से मैं गया था मैराथन से पहले, जो जैसे वार्म अप होता है ना, वैसे वार्म अप के हिसाब से कल मैं गया था इसमें। और इस एक पूजा में मुझे 4-4.5 घंटे लग गए। ये हाल होना है। तो एक दुर्गा पूजा कल से शुरू हो जाएगी। दुर्गा पूजा हमेशा पंचमी से, जो कि कल है, वहां से स्टार्ट होती है और 9 दिन तक चलेगी, 10वीं तक। तो फिर और पूरे हफ्ते अगले छुट्टी क्यों? वो तो मिड पॉइंट पे खत्म हो जाएगी। नहीं, फिर उसके बाद भी कई कई जगह बड़ी पूजाएं रहती है, तो हमने सोचा वहां भी विजिट कर लिया। जैसे इस बार कल्याणी में बहुत अच्छा हो रहा है, तो कल्याणी जाने की सोच रहे हैं। राजेश सर हाईलाइट है, बहुत अच्छी तरीके से फेस्टिविटीज को एंजॉय करते हैं। मजा आता है इनकी फोटोज वोटोज देख के, इमेजेस देख के, इनकी परफॉर्मेंसेस देख के। राजेश सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आपको और इनफैक्ट सभी दर्शक गणों को दुर्गा पूजा की भी नवरात्रि के साथ साथ ढेरों शुभकामनाएं। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार ज़ेनसार के मैनेजमेंट का इंटरेक्शन जो हुआ था उसका एक अंश सुनाता हूं आपको। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज़ेनसार टेक्नोलॉजीज, इसके नंबर्स आए, नंबर्स पे रिएक्शन तो खैर दबाव वाला है। 4-5% कमजोरी के साथ ये स्टॉक इस समय कामकाज करता हुआ। नंबर असल में सबड्यूड से है, फ्लैट परफॉर्मेंस है, और ये स्टॉक 150% एक साल में चल चुका है। तो उस तरह की परफॉर्मेंस पे इसलिए आज थोड़ी सी पिटाई झेलता हुआ। लेकिन ज़ेनसार टेक्नोलॉजीज के एमडी और सीईओ मनीष टंडन से जब बातचीत हुई थी, 2 इंटरेस्टिंग सवाल थे। एक तो मनीष साहब के आने के बाद 150% के रिटर्न इस स्टॉक ने बनाए थे, तो ऐसा क्या मैजिक कर डाला उन्होंने? और दूसरा, रेवेन्यू के फ्रंट पे आगे की आउटलुक ट्रैजेक्टरी कैसी रहेगी, सुनिए। टीम का इम्पैक्ट है, और सबने बहुत मेहनत करी है। हमारे एम्प्लॉयज ने और हमारे कस्टमर्स ने हम पे बहुत उम्मीदें रखी हुई हैं। हमारे इन्वेस्टर्स को भी पहली बार लगा है कि इस कंपनी से कुछ उम्मीद है, और हमने रिजल्ट्स में भी दिखाया है। आपने शायद देखा होगा कि इस 6 महीने में हमने उतना प्रॉफिट बनाया है जितना हमने पिछले पूरे साल में नहीं बनाया। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, और ये पूरा क्रेडिट इसका टीम को जाता है। देखिए, मैं एक आपको चीज बताऊं कि मैं रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ पे फोकस करता हूँ, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ तो ऐसे भी आ सकती है। कुछ पास थ्रू कर दो, कुछ प्रोडक्ट बेच दो, उससे भी रेवेन्यू आ सकता है। लेकिन अगर वो बॉटम लाइन में नहीं आ रहा है, तो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए वो अच्छा नहीं है। तो मैं हमेशा प्रॉफिट ग्रोथ पे फोकस करता हूँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि सेकंड हाफ जो होता है इस इंडस्ट्री में थोड़ा मुश्किल ही होता है, क्योंकि वर्किंग डेज कम होते हैं, छुट्टियां ज्यादा होती हैं, फरलो होते हैं, वो सब होता है। तो इंडस्ट्री की सिचुएशन वैसी ही है, कोई खास बदली नहीं है बिटवीन द लास्ट 2-3 क्वार्टर्स एंड वेयर वी स्टैंड टुडे। इसके अलावा एज अ कंपनी पॉलिसी हम प्रोजेक्शंस तो देते नहीं हैं। हम तो वो स्टूडेंट हैं जो एग्जाम लिखते हैं, और फिर जो रिजल्ट आ जाए, वो कभी ए आ जाता है, कभी बी आ जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है।